नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा स्टडी सेंटर में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास, चैप्टर नंबर 1। कक्षा 6 का इतिहास हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्ष के दौरान जो चेंजेस हुए उसकी जांच कैसे की जाए ये बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए मानचित्र एक है। ये मानचित्र है, किसी ने बनाया है, मतलब पूरे विश्व के मानचित्र का एक हिस्सा है केवल। ठीक है, इसको 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी का ने बनाया था। जो देखिए 12वीं सदी में अरब के एक भूगोलवेत्ता थे अल इंद्रिसी, उन्होंने ही इस मानचित्र को बनाया था। देखिए ये जो मानचित्र है ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है, उसको बनाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से लेके मतलब स्थल खंड से लेके समुद्र तक का नक्शा ये बनाया गया है। ओके, आइए देखिए मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाती है। ये देखिए जो मानचित्र 1 है यह अल इंद्रिसी ने बनाया है। यह अरब देश के भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ये दुनिया के मानचित्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाती है, दिखाती है। ठीक है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को जो है स्थल खंड से लेकर समुद्र तट तक यानी समुद्र तक दर्शाया गया है। देखिए वहीं देखिए मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है जहां जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। देखिए ये मानचित्र 1 है। ठीक है, ये और ये देखिए ये मानचित्र 2 है। ये जो है इसको बनाने वाले एक फ्रांसीसी मानचित्रकार है, उन्होंने इसे 1720 में ठीक है बनाया था। ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है और ये जो है ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आदमियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। इनमें क्या है, देखिए इसमें श्रीलंका अगर नीचे की तरफ है, नीचे है, तो ये मानचित्र 1 में श्रीलंका ऊपर है, इन्होंने जो बनाया। जबकि ये अरबी में लिखा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर इसमें डिफरेंसेस बहुत थे। जो आज का उत्तर भारत है वो मानचित्र 1 में दक्षिण भारत दर्शाया गया है और जिस जगह पे दक्षिण भारत था वहाँ पे उत्तर भारत दिखाया गया मानचित्र 1 में। वही मानचित्र 2 उसके एकदम विपरीत है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज का नाम भी मिलता है। ठीक है, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए मानचित्र 1 जो था ये वाला मानचित्र ये लगभग 1154 में बनाया गया था और ये जो मानचित्र 2 है इसके 600 साल बाद बना। तो जाहिर सी बात है 600 सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस आए होंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा मानचित्र 2 है वो देख के ऐसा लगता है जैसे मतलब आज का नक्शा हो, आज का जो भारत है उससे काफ़ी मिलता जुलता ये है। ठीक है, तो इस मानचित्र का उपयोग जो था, जो समुद्री यात्री थे, यूरोप के नाविक थे, व्यापारी थे, ये लोग अपनी समुद्र यात्राओं के लिए इन मानचित्रों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें।
क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इन मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी को का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? आइए देख लेते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो। ठीक है, देखिए इतने बारीक से दर्शाया गया है कि आप लोग समझ में नहीं आएगा। जूम करने में देखिए ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसको, आगे देखते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए आज का जो मानचित्र है पहले से काफ़ी बदल गया है, और जब पहले के मानचित्रों को, मानचित्र जो दस्तावेज हैं, नक्शे और लेखों का अध्ययन अगर किया जाता है तो उनकी जो सूचनाएं हैं, उनके जो संदर्भ में उनमें जो लिखी गई हैं, उसमें जो बताया गया है, ठीक है, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो लोकेशन इंडिकेट किए गए हैं उसके बारे में ये आज के हिसाब से तुलना कर कर देखना पड़ता है कि पहले ये लोकेशन जो है उसका कंडीशन क्या था, वो किस जगह पे था, कैसे कैसे था। ठीक है, तब जाके उसका अध्ययन किया जाता है। देखिए नई और पुरानी शब्दावली। देखिए अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। देखिए अगर समय के साथ साथ जो सूचनाएं हैं उनके संदर्भ बदलते हैं तो जाहिर सी बात है जो भाषा है और उन भाषाओं का जो अर्थ है, जो भाषाओं में जो शब्द बोले जाते हैं उनके अर्थ हैं, वो भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई तरह की अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए जो पहले की फारसी थी वो आज की जो फारसी बोली जाती है उससे काफ़ी अलग है। पहले जो हिंदी बोली जाती थी और आज जो हिंदी बोली जा रही है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। वही बात ये भी कह रहा है कि जो पहले के अभिलेख या मतलब दस्तावेज जो प्राप्त हुए हैं, जो नक्शा है वो प्राप्त हुए हैं, उनको आज से कंपेयर करके और उसके इतिहास में आज के वर्ड जो है उनको इतिहास में क्या कहा जाता था, मतलब पहले उनका अर्थ क्या होता था, ये सारी बातों की गणना करके तब उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस है वो केवल व्याकरण मतलब भाषा का जो व्याकरण है उसमें आया है, या शब्द जो बोले जा रहे हैं केवल उसमें आया है। शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी समय के साथ बदल गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। देखिए हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए, पहले हिंदुस्तान बोला जाता था, ठीक है, और हिंदुस्तान को ही आज भारत बोले जाने लगा है। हिंदुस्तान का अर्थ भारत हो गया है। पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित जो इलाके थे उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज देखिए अगर आप भारत शब्द का प्रयोग देखेंगे
तो ये कितना बड़ा एरिया कवर किए हुए है ना। वही चीज़ ये कह रहा है कि समय के साथ केवल भाषाओं में परिवर्तन नहीं हुआ, उनके अर्थों में भी परिवर्तन हुआ, शब्दों के साथ साथ अर्थों में परिवर्तन हुआ, और जो इलाके थे उनमें भी परिवर्तन हुआ है। आगे देखिए, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। देखिए, जो इतिहासकार था, फारसी इतिहासकार था मिन्हाज सिराज, उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय ये था, ठीक है, कि जो गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके हैं जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है, उनके लिए जो मिन्हाज था उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। समय के साथ जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत में उनके क्षेत्र का विस्तार हुआ, वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भी अब अधिक क्षेत्रों के लिए होने लगा। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। देखिए, हिंदुस्तान का जो इतिहास है तो उसमें दक्षिण भारत सम्मिलित नहीं था। जैसे दक्षिण भारत को हिंदुस्तान नाम से नहीं पुकारा जाता था, नहीं उसका प्रयोग नहीं होता था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए, वहीं जब 16वीं शताब्दी में बाबर का समय आ गया तो उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ के पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों और यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया बाबर ने। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। हिंदुस्तान शब्द जो है 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने जो हिंद शब्द का प्रयोग किया था, ये उससे कुछ मिलता जुलता था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे और हम आज जोड़ते हैं। यही बात है कि देखिए, उस समय जो हिंदुस्तान या भारत का जो प्रयोग होता था वो केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों के रूप में ही जाना जाता था। हम लोग राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से हिंदुस्तान शब्द या भारत शब्द को नहीं जोड़ते थे, लेकिन आज हम लोग राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से भारत शब्द को जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज उनका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। देखिए, आज हम लोग विदेशी किसे कहते हैं? विदेशी उसे कहते हैं जो भारतीय नहीं होता, जो भारत से बाहर का होता है, भारत का निवासी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मध्य युग में, प्राचीन काल में विदेशी कौन होता था? जो एक गांव के नहीं होते थे, जिनकी संस्कृति, सभ्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं, मतलब अलग होती थी, वो उन लोगों से अनजान होता था। उन अनजान व्यक्तियों को ही विदेशी कहा जाता था। विदेश उस समय देखिए, विदेशी शब्द तो नहीं था, पर हाँ परदेशी शब्द का उपयोग किया जाता था। जो अजनबी होते थे, जो गांव के लोगों की संस्कृति, उनकी सभ्यताओं, उनसे अनजान होते थे, उन्हें परदेशी या विदेशी कहकर पुकारा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, और जो नगरवासी थे, जो उनके लिए जो वनवासी थे, वही विदेशी थे।
जबकि आज उसकी तुलना में डिफरेंसेस ये है कि आज जो भारतीय नागरिक नहीं है वो विदेशी होता है। उस समय ऐसा नहीं था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरों के लिए विदेशी नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही गांव में दो लोग रहते हैं, मान लीजिए दो किसान रहते हैं, वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं तो लोग उन्हें विदेशी समझे, नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहासकार और उनके स्रोत, ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ पहुँच गए हम। पता नहीं क्या हो गया। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहासकार जो हैं वो किस युग का अध्ययन करते हैं, ये उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे लोग अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पिछले साल आपने, मतलब पहले आपने क्या, स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा, पहले गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा ना। लेकिन इस पुस्तक में जो है कक्षा 7 में है, आप लोग 700 से लेके, मतलब मीर कासिम से लेके, ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य तक आप लगभग 1000 वर्षों के बीच के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण, कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इस काल में इतिहासकार जो हैं जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से वो लोग इतिहास का पता लगाते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले युग से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो तरीका चला आ रहा है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। जैसे कि उस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी इतिहासकार जो हैं वो सिक्कों का सहारा लेते हैं, शिलालेखों को ढूंढते हैं। उस समय स्थापत्य कला, मतलब जो जो भवनों का निर्माण हुआ, जो जो चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, उसको उठाते हैं। लिखित सामग्री देखते हैं क्या क्या है। तो इतिहासकार जो है इन सब चीज़ों पर अभी भी निर्भर है, लेकिन कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। मतलब जैसे इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। देखिए, इस युग में क्या है, जो इतिहासकार हैं वो ऐसी सामग्री ढूंढने लगे हैं जो लिखित रूप में प्रामाणिक, जिनका प्रमाण प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे स्रोतों को ढूंढने लगे हैं जो प्रमाणित हो, जो लिखित रूप में प्रमाणित हो, जिनको सिद्ध किया जा सके। ठीक है, कि ये चीज़, ये सूचना जो है ये सही है। और इतिहासकार जो हैं सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं, रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, धीरे धीरे कम करने लगे और दूसरे प्रकार के जो स्रोत है, जो मतलब पहले से चली आई, ठीक है, उनके क्या, वो जो तरीके थे उनका उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा। इस समय के दौरान कागज
सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। देखिए धीरे धीरे जो कागज़ था वह सस्ता होने लगा। ठीक है, लोगों के लिए बड़े पैमाने पर कागज़ उपलब्ध हो गया। लोगों ने क्या किया, लिखना चालू कर दिया। धर्म ग्रंथ, शासकों की कहानियाँ, वृत्तांत जो थी उनकी, संतों द्वारा लिखे गए लेख तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों में जो कागजी कार्यवाही होती थी उसके दस्तावेज, हिसाब किताब, करों जो कर वसूलते थे उनका लेन देन, ये सब चीज़ लिखित रूप में होने लगा। धनी व्यक्ति जो थे वो शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए जो धनी व्यक्ति हैं, शासक हैं, जन हैं, मठ हैं, जन मठ तथा मंदिर जो है, इन लोगों की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया जाने लगा। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में या अभिलेखागार जो होते हैं उनमें सुरक्षित रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तार रूप में जानकारी प्राप्त होती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग करना, इनको समझना अभी भी बहुत कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकलन 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। देखिए उस समय प्रिंटर तो था नहीं, ठीक है, मशीनें तो थी नहीं जिनसे छाप कर किताबें निकाल दी जाती हैं। पहले क्या था, जो पांडुलिपियाँ थीं वो हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। आपने भी कभी किसी मित्र की नकल तो उतारी होगी, तो आप जानते होंगे ये काम आसान नहीं होता। ठीक है, कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट ही समझ में नहीं आती। मान लीजिए कब अब लेते हैं ना, दोस्त बोलते हैं ना कि देना मुझे नोट्स बनाना है, तो उसने जो लिखा होता है वही लिख देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है अपने दोस्त से नोट्स तो बनाने के लिए उसकी कॉपी तो ले ली, पर पता चला उसकी राइटिंग ही समझ में नहीं आई। ठीक है, मजबूरन आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है कि दोस्त ने ये लिखा होगा, ये लिखा है, तो आप उसको लिख देते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हो जाती हैं। आपकी लिखाई में और आपके मित्र के लिखावट में छोटे मोटे डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। जब आपको समझ में नहीं आता फिर आप अंदाज़ा लगाओगे, जब अंदाज़ा लगाओगे तो जाहिर सी बात है यार थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देख लीजिए ऐसे लिखे जाते थे, कॉपी देख के नकल करना, नकल किया जाए, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। आइए देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। देखिए इन प्रतिलिपियों की छपाई कैसे होती थी, इनको देख कर नकल किया जाता था। ठीक है, जब इनको बनाया जाता था, इनकी प्रतिलिपियां मतलब इनकी कॉपी होती थी, जैसा फोटो कॉपी होता ना, वैसे ही जब इनकी फ़ोटो कॉपी होती थी तो जब तो हाथ से लिखना पड़ता था। हाथ से लिखने में कई बार ऐसा होता था कुछ शब्द ऐसे होते जो समझ में नहीं आते थे, तो उसका अंदाज़ा लगा के वो लोग लिख देते थे। इसलिए ये छोटे मोटे फेरबदल चलते रहते थे। कभी कोई शब्द बदल जाता था तो कभी कभी वाक्य बदल जाते थे, और सदी दर सदी ये प्रतिलिपियाँ जो हैं ऐसी ही बनती रहीं। एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। देखिए एक ही टॉपिक पे लिखी हुई जो प्रतिलिपियाँ हैं, ठीक है, वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से लिखे जाने के कारण, मतलब अलग अलग लोगों द्वारा लिखे जाने के कारण धीरे धीरे भिन्न भिन्न करते करते बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो गई।
इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शब्द शायद ही कहीं मिलती है। देखिए, इससे नुकसान क्या हुआ, जो ओरिजिनल पांडुलिपि है वो मुश्किल से ही मिल पाती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। जब इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं तो उनको मजबूरी में यह पता लगाने के लिए कि जो पांडुलिपियों का ओरिजिनल राइटर था उसने क्या लिखा है, उस बात का पता लगाने के लिए, ठीक है, लेखकों को अलग अलग तरह से लिखी गई एक ही टॉपिक पर लिखी गई पांडुलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब लेखकों के पास मजबूरी थी, एक पांडुलिपि पढ़ा तो उसमें कुछ और लिखा था, दूसरा पढ़ा तो वो उससे भिन्न था, तीसरा पढ़ा वो उससे भिन्न था, चौथा पढ़ा वो उससे भिन्न था। अलग अलग होने की वजह से लेखकों को भी दिक्कत होती थी और समय समय पर उनको भी उसमें संशोधन करना पड़ता था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्दी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। देखिए, जो 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था जियाउद्दीन वर्दी, उसने अपनी वृत्तांत लिखी, यात्रा वृत्तांत 1356 में, और दूसरी जो लिखी वो उसके 2 साल बाद यानी 1358 में। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। जो 1356 में जियाउद्दीन वर्दी ने अपनी वृत्तांत लिखी थी, उसके बारे में 1971 तक इतिहासकारों को पता ही नहीं था। पहली यात्रा वृत्तांत के बारे में पता ही नहीं था, वो केवल दूसरी यात्रा वृत्तांत के बारे में जानते थे। जो पहली यात्रा वृत्तांत थी वो जो लाइब्रेरी है उनकी विशाल संग्रह मतलब किताबों के बीच में कहीं दबी पड़ी थी और बाद में प्राप्त हुआ। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। देखिए, 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बहुत भारी चुनौती रखती थी, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बहुत बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं, जैसे मान लीजिए सिंचाई में रट का प्रयोग होने लगा, कटाई में चरखे का प्रयोग होने लगा, युद्धों में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी शुरू हो गए, नए नए चीज़ें लोग खाने लगे, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये तमाम तरह के परिवर्तन नए टेक्नोलॉजी के आ जाने से और फसलों के आ जाने से हुए, और इनके साथ साथ लोगों के लिए नए विचार भी आए, विचारों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये समय जो था ये आर्थिक परिवर्तन का काल था, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिला।
इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। देखिए, अब लोगों ने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी शुरू कर दिया। गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब अवसर की तलाश में लोग झुंड बनाकर दूर दूर जाने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा थी। संपदा यानी धन संपदा, सब चीज इस महाद्वीप में मौजूद थी। अपने भाग्य को गढ़ने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए अपार संपदाएं मौजूद थी। इस काल में देखिए, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम है राजपूत, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। देखिए, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से राजपूत जो है वो एक महत्वपूर्ण थे, जिनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आम तौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। देखिए, 18 से 14वीं सदी के बीच राजपूत शब्द का प्रयोग उन योद्धाओं या समूहों के लिए होने लगा जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते, मतलब क्षत्रिय कुल से होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपियों और मुंशियों के कार्य करने वाली जातियां आदि समूहों ने भी उठाया। देखिए, राजपूतों का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया इस काल में। और राजपूत जो शब्द था, केवल वह राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे। राजपूत वे लोग भी थे जो सेनापति थे या सैनिक आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग राजाओं या शासकों की सेनाओं में कार्य करते थे, सेवारत थे। वहीं जो कवि थे वो लोग राजपूतों की पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, देखिए, राजनीति जो थी उसकी राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट, मतलब महत्व हासिल करने के अवसरों का जो लाभ था वो मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ जो थे, इस सभी समूहों ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई होती रही, खूब जंगल कटे, पेड़ खूब काटे गए, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। देखिए, इस पूरे काल के दौरान जंगलों की खूब कटाई हुई, खेती का इलाका बढ़ने लगा, मतलब खेती अब अधिक भूमि पे होने लगी। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन बहुत तेजी से हुए, जिस कारण वन में रहने वाले वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ा। कुछ वनवासी तो किसान बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये जो नए कृषक थे, जो इनका समूह था, वो उस क्षेत्र के जो बाजार था, वहाँ के मुखिया थे, पुजारी थे, मठ थे और जो मंदिर थे, उससे ये प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और ये लोग उन समाजों के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए।
उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। देखिए, किसानों को अब क्या हो गया, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, वो लोग कर देने लगे धीरे धीरे, और उस कर तो देते ही थे, उसके बाद मालिक की बेगारी यानी मालिक का कार्य भी करना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी तो कुछ लोग मवेशी थे यानी मछली पकड़ते थे, नहीं मवेशी थे यानी क्या बोलते हैं, गाय भैंस वगैरह पालते थे। और कुछ लोग खेती से, जब उन्हें खेती करने के बाद जो खाली समय मिलता था, दस्तकारी आदि का काम करने लगे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बांटे जाने लगे। जैसे जैसे लोगों का काम अलग अलग होता गया, वैसे वैसे लोगों में जातियां और उपजातियों की संख्या भी बढ़ने लगी। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। देखिए, उनके कार्यों के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। देखिए, ऐसा नहीं था जैसा आज लोग होते ना जात पात, वैसे नहीं था। लोगों का सत्ता में कितना हाथ है, कितना कंट्रोल है, कितनी ताकत है, कितने उनके पास संसाधन है, उसके आधार पर उनके दर्जे जो थे, ऊंच नीच का जो दर्जा था वो चेंज होता रहता था। एक गांव में एक जाति का प्रभाव हो सकता था, वहीं दूसरे गांव में किसी अन्य जाति का भी प्रभाव हो सकता था। ऐसा नहीं कि एक ही जाति का प्रभाव हर जगह रहेगा, नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जाति के लोगों का प्रभाव रहता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, और ये जो जातियां थीं, अपने परिवार के जो सदस्य थे, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए खुद ही नियम बनाते थे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। और इनका पालन करने के लिए, ठीक है, जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो सभा के माध्यम से करते थे, और कुछ इलाकों में इन्हीं सभाओं को जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर निर्भर होती थी। देखिए, कई जगह गांव ऐसे थे जहाँ मुखिया होते थे, मुखियाओं का शासन था। ये छोटे छोटे गांव और इकाई मिलकर ये किसी राज्य पर निर्भर होते थे, इनका राजा होता था। मान लीजिए, देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य, चोल अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, और मुगल के बारे में अध्याय 4 में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, मतलब अगले चैप्टर में, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। देखिए, यहाँ दिया है कि बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे यार। दिल्ली के सुल्तान जो था गयासुद्दीन बलबन,
उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई है, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। उसकी जो सीमा थी, उसके साम्राज्य की जो सीमा थी, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैली हुई थी, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी जो द्रविड़ बोला जाता वो सब आता था, जिसमें थे गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी भिन्न भिन्न जो क्षेत्र थे, वहाँ के लोग थे, उसकी सेना को देखकर पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। इतिहासकार उनके जो विजयों के जो दावे हैं, अभियान जो थे, ठीक है, उनको अति शक्तिपूर्ण मानती है, मतलब बिना किसी युक्ति के मानती हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि शासक जो लोग थे इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार आखिर क्यों समझते थे, उसका उल्लेख क्यों करते रहते थे। देखिए, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची में उन भाषाओं के नाम बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा दीजिए। जाइए करिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। यह क्षेत्र विशेष शासकों, राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चौल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। देखिए, 700 ईस्वी आते आते कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम, मतलब ये हमारे राज्य की सीमा यहाँ तक है, हमारे राज्य की सीमा यहाँ तक है, सबने तय कर लिए। साथ ही उन्होंने अपनी अपनी भाषा, सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी वो सारी स्पष्ट हो गई। उन्हें पता चल गया कि हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये विशेषताएं, सब उनको स्पष्ट हो गई, सब उनको पता चल गया। आगे अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये क्षेत्र विशेष शासकों, ये जो क्षेत्र थे, ये जो भौगोलिक क्षेत्र थे, ये किसी विशेष राजवंश से जुड़ गया। इन सभी राजवंशों के बीच आपसी टकरारें होती रहती थी, आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कभी चौल, कभी खिलजी, कभी तुगलक, कभी मुगल जैसे राजवंशों ने अनेक क्षेत्रों पर अपना एक विशाल साम्राज्य फैला लिया। लेकिन ये साम्राज्य जो थे समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आज उनका शासन है, फिर पता चला कल किसी और वंश का हो गया। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। 18वीं शताब्दी तक जो मुगल वंश जो था वो पतन के एकदम अंतिम चरण पे पहुंच चुका था। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि जो क्षेत्रीय राज्य थे वो फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। देखिए, ये पूरे इन वर्षों में जो सर्व क्षेत्रीय मतलब एक राजवंश के अंतर्गत
इतने सारे साम्राज्य मतलब इतने सारे क्षेत्र जब आते थे तो ऐसा हो गया था ना कि लोकल जो प्रकृति थी वो बदल गई थी। ठीक है, लोकल राज्यों को लोग मानने से इनकार करने लगे थे। उनके हिसाब से मान लीजिए हम लोग पूरा भारत को मानते हैं ना, अब ऐसा हो जाए कि उत्तर प्रदेश अपने आप को आज़ाद कर ले, आज़ाद घोषित कर ले, और दिल्ली अपने आप को अलग आज़ाद घोषित कर ले, तो ऐसा उनके लोगों के मन में अब ये विचार आने लगा था। पूरे भारत के जो अलग अलग राज्य थे और वहाँ के लोगों के मन में ये सोचने लगे कि संपूर्ण भारत एक ही हिस्सा है, मतलब एकता की भाव जो था वो उत्पन्न होने लगा था। देखिए, जो वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति तो बदल गई, उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों पर छोटे छोटे साम्राज्य चल रहे थे और उनकी जो संस्कृति थी वो या परंपराएं तो उनको विरासत में उनके पूर्वजों से मिली थी। इन तथ्यों का पता हमें उन परंपराओं से चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग थी, कुछ एक दूसरे के समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हाँ देखिए, जो 700 से लेके 1750 ईस्वी का समय था, ठीक है, इन वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों की जो प्रकृति थी वो एक दूसरे से कटकर अलग नहीं हुई थी। ठीक है, हालांकि उनकी चरित्र की जो अपनी विशेषताएं थी वो बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, जो एकता की जो सर्व क्षेत्रीय जो थे मतलब सारे क्षेत्रों की में एकता की भावना थी उसका प्रभाव भी इन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। देखिए, परम इतिहास के हजारों हजार वर्ष में धार्मिक परिवर्तन भी हुए। धार्मिक जो परंपराएं थी उनमें भी बदलाव आए। जो दैविक तत्व में लोगों की आस्था थी, भरोसा था, कभी कभी वो बिल्कुल एक व्यक्ति तक यानी व्यक्ति स्तर पर होती थी, किसी एक व्यक्ति तक सीमित होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित थी। देखिए, जो धार्मिक परंपरा थी वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो थी नहीं, वो किसी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जो संगठन थे उनसे संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया जैसे वैसे ही इनके आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे इन समुदायों का जो सामाजिक परिवर्तन हुए वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में यानी इनके धार्मिक परिवर्तन भी होते चले गए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। देखिए, हम लोग जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं उसका परिवर्तन भी लगभग 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी,
राजा जो थे वो नए नए मंदिरों का निर्माण कराने लगे, और जो समाज में जो पुजारी थे, जो पुरोहित ब्राह्मण थे, उनका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। ब्राह्मणों के संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उनका बहुत ज़्यादा आदर होता था, उनके संरक्षक भी होते थे। नए नए जो शासक प्रतिष्ठा पाना चाहते थे, वो इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा बना रहता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। देखिए, इस युग में एक और परिवर्तन आया, भक्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा। मान लीजिए, एक ऐसे ईश्वर की पूजा या ऐसे देवी देवता की पूजा ऐसे रूप में की गई जिस तक पुजारियों के कर्मकांड के बिना ही पहुंचा जा सकता था। और इसके बाद अलावा देखिए, दूसरी जो परंपरा है उसके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आवागमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। देखिए, इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का आगमन भी इसी युग में हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं शताब्दी के आसपास व्यापारियों के माध्यम से आया, या प्रवासी जो थे, मतलब दूसरे देशों से, दूसरे इलाकों से आने वाले लोग थे, उनके माध्यम से आया। ठीक है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। देखिए, यहीं से जो परिवर्तन हुआ, उसमें केवल एक ईश्वर की बात होने लगी, एक ईश्वर या अल्लाह की सत्ता स्वीकार किया जाने लगा, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता जो था अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए था। वो हर व्यक्ति को जो उस पर भरोसा करता था उसको गले लगाता था, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। कई शासक जो थे वो इस्लाम को मानने लगे, और जो इनके विद्वान थे, जो इनके पुजारी, जो पादरी थे, उन लोगों को ये लोग संरक्षण देने लगे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखिए, हिंदू धर्म की भांति ही, हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे वो भी अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते थे। ठीक है, मुसलमानों में कुछ लोग शिया थे, कुछ लोग सुन्नी थे। जो शिया थे वो मोहम्मद साहब के दामाद को मानते थे, और वही कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस धर्म का जो नेतृत्व करता था, इनका जो लीडर होता था, वही खलीफा कहलाते थे, और आगे भी यही परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार की जाए। देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले
कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, जो इतिहासकार हैं वो केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। जो समय है उसको घड़ी या कैलेंडर के माध्यम से नहीं देखते, या घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय जो है सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले जो परिवर्तन है वो समय में झलकता है। वह समय यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास में कितना अस्थायित्व है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, भागों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन थोड़ा आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। देखिए, जो 19वीं शताब्दी थी वो अंग्रेजी इतिहासकार था, उसने भारत के युग को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। देखिए, उनका जो विचार था, अंग्रेजी इतिहासकार का जो विचार था वो विचार इस पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था जो होती है वो समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता, मतलब विभिन्नताएं जो हैं उसकी उपेक्षा होती है। इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते। देखिए, जो अंग्रेजी इतिहासकार ने काल का विभाजन किया उसको अधिकतर इतिहासकार स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंड यानी विभिन्न समयों का अध्ययन या विशेषताएं तय किया जा सकता है। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। देखिए, जैसे पिछले युग में शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर में राज्य और साम्राज्य थे, उसके बारे में आप इस साल पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे यही मध्यकालीन इतिहास है। इसमें आपको कृषक जो थे, किसान थे, उनके समाजों के विस्तार जो थे वो क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों का जो उदय हुआ था, जो क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ था। ठीक है, और कभी कभी जो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमतों पर जो प्रधान धर्म थे, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में जो कंपनियों का आगमन हुआ उनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी आगे मिलेगी। जो भी परिवर्तन हुए उनके बारे में जानकारी आगे मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। जो भारत के इतिहास में जब परिवर्तन हुए इन 1000 सालों के दरमियान हुए। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इसमें आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। देखिए,
भारत के इतिहास में 1000 साल में अनेक बदलाव का साक्षी रहा। जो भारत का इतिहास है वह 1000 साल में अनेक परिवर्तनों को देख चुका है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी जो थी वो 11वीं और 12वीं शताब्दी से काफ़ी अलग थी, बिल्कुल सही थी। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं होगा। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तो इतनी बढ़ गई, इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। देखिए कई क्षेत्र इतने समृद्ध हो गए जिनको देख के जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी वो भी आकर्षित होने लगी। ठीक है, देखिए कहाँ पहुंचे थे हम। हाँ यहाँ देखिए देखते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। देखिए जब आप इसको पढ़ें तो पिछले साल मतलब कक्षा 6 में आपने जो पढ़ा है उससे तुलना करके देखते चलेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी आपको आसान हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि पहले क्या था अब क्या हो, मतलब पिछले में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आज जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर है, इसे आप लोग करके देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे और कर ही लेंगे आप लोग, बचा ही नहीं है कोई। ठीक है तो दोस्तों एक चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, ख्याल रखिए।